हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में के फिन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। दोस्तों, के फिन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम मंडे। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से ये जो मेन आईपीओ अभी आ रहे हैं, पैसा बना के दे के जाएंगे, नहीं दे के जाएंगे, किस प्रकार की कंपनी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये दोस्तों हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले इस पूरे आईपीओ के अंदर कि किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों के फिनटेक करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज अनडाउटेडली के फिन टेक्नोलॉजीज पहले हम सब चेक करते थे आईपीओ अलॉटमेंट के लिए, लेकिन अब इसका खुद का आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पर समझेंगे कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स। एंकर इन्वेस्टर्स की भी लिस्ट निकल के आ चुकी है, तो वो भी हम देखेंगे डेफिनेटली। एंकर इन्वेस्टर्स तो दमदार आए, मैं आपको ये कह सकता हूँ। तो हम जानेंगे कितना एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहा है फ्रॉम 19 टू 21। अब दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी कंपनी है, हाल ही में दोस्तों कंपनी चालू हुई थी। के फिन टेक्नोलॉजीज है क्या आखिर? तो दोस्तों, के फिन टेक्नोलॉजीज जो है वो एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी सर्विसेज और सॉल्यूशन देती है एसेट मैनेजर्स को, कॉर्पोरेट इशूअर्स को, जो एसेट क्लास में है, जो भी सारी एसेट क्लास है इंडिया के अंदर, और सर्वरल इन्वेस्टर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन ओरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स इन मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकॉन्ग। तो ये दोस्तों के फिन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर करती हुई नजर आती है। तो 3 जगह देती है, मलेशिया में भी, द फिलीपींस में एंड हांगकॉन्ग के अंदर। और अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो कंपनी क्या है, एज ऑन सितंबर 30 2022, जो ये कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इंडियन म्यूचुअल फंड्स को, बेस्ड ऑन सर्वरल एएमसी क्लाइंट सर्विस। जो कंपनी है वो करीबन 301 फंड को कैटर कर रही है, जिसमें से 192 एसेट मैनेजर्स है इंडिया के अंदर एज ऑन सितंबर 30 2022। और भी अगर आगे देखें दोस्तों, तो केफिन टेक्नोलॉजीज जो है वो ओनली इन्वेस्टर एंड इशूअर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर, जो ऑफर करता है सर्विसेज टू एसेट मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड्स आ गए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आ गए, वेल्थ मैनेजर आ गए, पेंशन्स आ गए, या फिर कॉर्पोरेट इशूअर्स आ गए। तो बेसिकली कंपनी का काम क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये दोस्तों आपको कंपनी का काम देखने को मिलेगा। KFin Technologies is one of the two operating central record keeping agencies for the NPS इन इंडिया एज ऑन सितंबर 30 2022। तो ये भी अपना आप में एक बड़ी बात है कि टू ऑपरेटिंग सेंट्रल, मतलब वन ऑफ द टू, दो कंपनी जो इसमें से एक केफिन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है वो हम समझते हैं। तो पहला क्या करती है दोस्तों, कंपनी पहला आपको प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर सॉल्यूशन, जिसमें अकाउंट सेटअप आ गया, ट्रांजेक्शन ओरिजिनेशन आ गया, रिडम्पशन आ गया, ब्रोकरेज कैलकुलेशन आ गया, कंप्लाइंस आ गया, या फिर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग आ गया। ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है पहला कंपनी काम। इसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, अल्टरनेटिव्स या फिर वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब को कंपनी जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको कहते हैं इन्वेस्टर सॉल्यूशन। फिर आता है इशूअर सॉल्यूशन। इशूअर सॉल्यूशन में क्या? फोलियो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, यानी पोर्टफोलियो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर आईपीओ, एफपीओ एक्सेट्रा। आपको पता है ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, जैसे जो भी आईपीओ का अलॉटमेंट आता है वो आपको इस पे पता चल जाता है इनकी वेबसाइट पे, तो वो भी काम करती है। कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, एमआईएस, और वर्चुअल वोटिंग, ई एजीएम और ई वॉल्ट, यानी जो वर्चुअल वोटिंग भी होती है जो एजीएम के अंदर, वो भी दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारी कंपनीज के ये इश्योर सॉल्यूशन है। तीसरा दोस्तों कंपनी का काम है ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज, यानी जो मोर्टगेज सर्विसेज हो गई, जिसमें लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ गया। तो ये दोस्तों कंपनी आपको प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहली स्ट्रेंथ क्या है? पहली स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी का स्केल्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड मार्केट लीडरशिप रहा है। तो पहला तो अच्छा है। सेकंड क्या है? कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट सर्विसिंग प्लेटफॉर्म है, वेल पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस लार्ज मार्केट्स इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तीसरा दोस्तों, यूनिक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल, जिसमें कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड सॉल्यूशन इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन डेवलप्ड इन हाउस, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चौथा है दोस्तों, डीपली इंट्रेंच लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप विद डाइवर्सिफाइड एंड एक्सपांडिंग क्लाइंट बेस। तो कंपनी का यहाँ पर कह सकते हैं जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी बढ़िया है। पांचवा दोस्तों, कंपनी का एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है,
रिक्यूरिंग रेवेन्यू मॉडल है जिसके साथ इसमें हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश जनरेशन ये सब हो जाता है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के सारे स्ट्रेंथ है। अब वीकनेसेस के ऊपर बात करते हैं। देखिए वीकनेस के लीजिए, रिस्क कह लीजिए, तो पहला तो दोस्तों रिस्क कंपनी के ऊपर यही रहेगा कि सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन द आईटी सिस्टम्स और ब्रीचेस ऑफ डेटा सिक्योरिटी कुड एडवर्सली अफेक्ट अ बिजनेस एंड रेप्यूटेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है, आईटी सिस्टम्स होते हैं, कभी भी देखिए कोई भी मालवेयर आ जाए, कोई भी देखिए यहाँ पर दिक्कत आ जाए, कुछ डेटा सिक्योरिटी की ब्रीच हो गई, अभी आपको पता भी है बहुत सारा डेटा सिक्योरिटी बहुत बार ब्रीच हो रहा है, तो इससे कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, बट आगे रेप्यूटेशन पे भी सवाल या निशान आ जाएंगे। तो कंपनी को सबसे पहला अपना आईटी सिस्टम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कतें आ सकती है। सेकंड क्या है? It derives a significant portion of our revenues from a few customers, and the loss of one or more such clients could adversely affect the business and prospect. पहली बात तो क्या है कि कंपनी का दोस्तों जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू आता है वो कुछ क्लाइंट से आता है, मतलब कुछ कस्टमर से आता है। लेकिन अगर उनमें से किसी में भी एक में लॉस आ गया या फिर एक से ज़्यादा क्लाइंट्स में लॉस आ गया, तो ये कंपनी के बिजनेस, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के आगे चल के कुछ भी दोस्तों, कुछ यहाँ पर कंपनी के अगर चेंजेस लाने हो तो उस लॉस को डेफिनेटली कंपनी को कैटर करना पड़ेगा। तो ये है कि कंपनी को बिजनेस के अंदर डेफिनेटली जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, वो और बढ़ाने पड़ेंगे, और रेवेन्यू जो भी है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कस्टमर से आए, ये कुछ करना पड़ेगा। तीसरा क्या है दोस्तों? देयर आर आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग इन द फंड। अनडाउटेडली देखिए लीगल प्रोसीडिंग्स तो बहुत होती है, तो वो तो कंपनी को डेफिनेटली मैनेज करनी है। चौथा ये कि द इशूअर सॉल्यूशन बिजनेस इज अफेक्टेड बाय सीजनलिटी विच कुड रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन इन आर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। अब सीजनलिटी का मतलब क्या है दोस्तों? इशूअर सॉल्यूशन मतलब क्या है कि कंपनी का जो भी आईपीओज आते हैं उसका इशू करती है। अब होता क्या है, आपको पता है कि दोस्तों बहुत बार ऐसा हो जाता है कि महीने महीने में कोई आईपीओ ना आए, 2 महीने में कोई आईपीओ ना आए। तो अगर दोस्तों इतना टाइम में कोई आईपीओ निकल के नहीं आता है तो ये कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज इशूअर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगर कोई आईपीओ नहीं आएगा तो इनके बिजनेस के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आ जाएगा, ऑपरेटिंग रिजल्ट पे इफेक्ट आ जाएगा। पांचवा क्या है? फेलियर टू ऑब्टेन, मेंटेन और रीन्यू आर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी लाइसेंस, परमिट्स एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट बिजनेस। तो दोस्तों अगर कंपनी को कभी दिक्कतें आ गई, जो उनके रेगुलेटरी लाइसेंसेस है, परमिट्स है, उसको रीन्यू करवाने के अंदर, तो इससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 5 दोस्तों की रिस्क है जो डेफिनेटली कंपनी को मैनेज करने पड़ेंगे। अब दोस्तों कंपनी के नंबर्स के ऊपर नहीं डालते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने 31 मार्च 2019 में करीबन 164 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें कंपनी ने 8 करोड़ रुपए का मुनाफा किया था, ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास का। लेकिन उस समय कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग थी वो 406 करोड़ की थी, यानी कंपनी का रेवेन्यू जितना नहीं था उससे ज़्यादा तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग था। तो ये डेफिनेटली एक दिक्कत वाली बात थी, बट उस समय एसेट्स कंपनी के अच्छे खासे थे। फिर अगले साल दोस्तों आया जिसमें कंपनी ने 455 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, मुनाफा मात्र 4 करोड़ का रह गया, 4.5 करोड़ का रह गया। एसेट्स में भी दोस्तों गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंपनी ने अपनी जो बोरोइंग है उसको थोड़ा सा कम कर लिया, लेकिन कंपनी की नेट वर्थ दोस्तों जो है वो कम हो गई। फिर अगले साल 31 मार्च 2021 पे आते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू फिर बढ़ गया, लेकिन इस बार कंपनी घाटे में आ गई। करीबन कंपनी ने 64 करोड़ रुपए का दोस्तों घाटा किया। रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ गए, लेकिन बोरोइंग भी डेफिनेटली कम हो गई, बट कंपनी जो है वो लॉस में आ गई। तो ये एक दिक्कत आ गई। इस साल दोस्तों जो कंपनी ने कह सकते हैं पिछले साल बेसिकली का जो 30 सितंबर का क्वार्टर था, जिसमें कंपनी ने करीबन 293 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 67 करोड़ का मुनाफा किया और करीबन 321 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग हो गई। अभी 31 मार्च 2022 के लेटेस्ट नंबर्स निकल के, इसमें कंपनी ने 645 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, 148 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है, तो कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ गई है। एंड कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो है वो मात्र 122 करोड़ की रह गई। तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग एक सर्टन लिमिट तक कम कर ली है, एसेट्स भी इंक्रीज हुए। अगर आप 30 सितंबर के नंबर्स को मैच करेंगे तो यही है कि कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, 353 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है, 85 करोड़ रुपये का कंपनी का दोस्तों मुनाफा आया है और 126 करोड़ कंपनी की बोरिंग दिख रही है। तो ये है कि कंपनी ने शुरुआती एक क्वार्टर के अंदर बेसिकली बिजनेस जो है वो डेफिनेटली बढ़िया कर लिया है, इसमें नजर आ रहा है। तो रेवेन्यूज तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत भी ये नहीं है कि ताबड़तोड़ है, बट ठीक है, नंबर्स ठीक है। अब ये है कि दोस्तों ये आईपीओ लाने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, तो एक भी पैसा कंपनी के पास तो जाएगा नहीं। 366 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 40 रुपये पर शेयर आपको लॉट साइज देखने को मिल जाएगा। 1500 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ओएफएस है। 75% फॉर क्यूआईबीज, 15% फॉर एचएनआईज एंड 10% फॉर रिटेल कैटेगरी। दोस्तों एक लॉट में आपको लगाने के लिए करीबन 14,640 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब एक बार एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, कंपनी का जो एंकर पोर्शन निकल के आया है वो करीबन 675 करोड़, मतलब कंपनी ने 675 करोड़ अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया। एंकर बुक जो निकल के आई है इसमें करीबन 44 इन्वेस्टर्स ने 1.84 करोड़ शेयर जो है वो बाय कर लिए है, जिसमें जो नाम निकल के आता है वो है गोल्डमैन सैक्स। और भी अगर हम नाम देखेंगे तो डेफिनेटली एक बड़े इन्वेस्टर्स आप कह सकते हैं, जिसमें कार्मिगनेक पोर्टफोलियो, एबरडीन स्टैंडर्ड, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स, पैरी वॉशिंगटन इंडिया मास्टर फंड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशियस, मॉर्गन स्टैनले एंड कॉप्टेल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पर डोमेस्टिक फंड्स की बात करें तो अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आईएफएल, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, निप्पॉन लाइफ इंडिया, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मेरा एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, नुवाना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एडलवाइस ट्रस्टीशिप, यूटीआई एमएफ, कैनरा रोबैको एमएफ और बाकी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी ने एक अच्छा पैसा जो हम कह सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स से तो जुटा लिया है, तो एंकर इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों, जो अभी ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट तो करीबन 8 रुपये चलती हुई नजर आ रही है, यानी मात्र 2% के आसपास का गेन दिख रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए, कंपनी बढ़िया है, बट यही है कि क्या ग्रोथ जो है वो हमेशा रहेगी, बिकॉज आपने देखा है कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है कि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर बढ़िया है। क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो ये कि रिस्क इन्वेस्टर्स ओनली पैसा लगाए, अदरवाइज अवॉइड करके चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में डेफिनेटली जो मूड माहौल है इस प्रकार का वो खास नहीं है। बाकी आपको बाद में और पता चल जाएगा, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा वैसे वैसे और भी आगे आपको जो स्थिति है वो पता चलती मिल जाएगी। चैनल पे आपको बिल्कुल वो वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।